प्रणाम मित्रों। तो चलिए अब हम लोग ध्रुव स्वामिनी के आगे के नाटक को पढ़ते हैं। यह प्रथम अंक का अंतिम भाग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रथम अंक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। इस नाटक का एक संक्षिप्त विवरण हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस नाटक में दिखाया गया था कि ध्रुव स्वामिनी अपने शिविर के बाहर बैठ करके किसी पर्वत को दिख रही है और उसकी सेवा में एक खड्गधारिणी आई हुई है जो कि उस पर नजर रखने के लिए आई है, क्योंकि रामगुप्त ने खड्गधारिणी को इसलिए नियुक्त किया है ताकि वह ध्रुव स्वामिनी के मन की बात को जान सके कि अब भी ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को मन ही मन प्रेम करती है या नहीं। परंतु उसके भावों से ऐसा पता नहीं चलता है और वह साफ साफ नहीं जान पाती है कि ध्रुव स्वामिनी अब भी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है या नहीं। इसके पश्चात प्रतिहारी का प्रवेश होता है जो कि शकराज द्वारा भेजे गए दूत के विषय में बताने के लिए रामगुप्त के पास आए हुए हैं, परंतु रामगुप्त उसको वहां नहीं मिलता है। तत्पश्चात ध्रुव स्वामिनी एक परिचारिका के साथ वहां से चली जाती है और रामगुप्त का प्रवेश होता है। रामगुप्त खड्गधारिणी से पूछता है क्या ध्रुव स्वामिनी के मन में अभी भी चंद्रगुप्त के लिए कुछ शेष है, परंतु खड्गधारिणी कहती है कि नहीं महाराज, महादेवी के मन में अभी भी चंद्रगुप्त के लिए प्रेम है या नहीं इस विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं हुआ। तत्पश्चात प्रतिहारी कहती है कि अमात्य ने आपको बुलाया है क्योंकि शकराज ने एक संधि दूत को भेजा है, परंतु रामगुप्त प्रतिहारी की बात को टाल देता है और शिखर स्वामी से मिलने के लिए नहीं जाता है। फिर वह और भी बहुत सारी बातें पूछता है खड्गधारिणी से, परंतु खड्गधारिणी कहती है कि महादेवी के मन में क्या है इस बात का साफ साफ पता नहीं चल सका है। उसके पश्चात शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी से मिलना चाहते हैं, परंतु ध्रुव देवी कहती है कि मैं उनसे कल मिलूंगी। फिर ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर कहती है कि वह गुप्त कुल का अमात्य है, उससे आज ही मिलना पड़ेगा। फिर जाकर एक दासी से कहती है कि जाओ जाकर के अमात्य को बुला देना। उसके बाद बोने, हिजड़े और कुबड़ का प्रवेश होता है जो कि उन्हें एक खेल दिखाते हैं। उस खेल को देखकर रामगुप्त बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात ध्रुव स्वामिनी क्रोधित हो जाती हैं और वह उन तीनों को भाग जाने के लिए कहती हैं, जो कि शिखर स्वामी के आदेश से वहां से चले जाते हैं। उसके बाद शिखर स्वामी बताते हैं कि शकराज ने एक दूत को भेजा है जो कि संधि संदेश लेकर के आया हुआ है और उसके संदेश में यह है कि वह ध्रुव स्वामिनी को संधि के बदले चाहते हैं, अर्थात उन्होंने संधि के लिए ध्रुव स्वामिनी की मांग की है। रामगुप्त मान जाता है क्योंकि वह एक काया राजा है और वह युद्ध नहीं करना चाहता और वह अपने प्राणों से बहुत प्रेम करता है, इसलिए वह मान जाता है। परंतु ध्रुव स्वामिनी बहुत ही अनुनय विनय करती है कि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे मान मेरे गौरव की रक्षा करो, परंतु रामगुप्त नहीं मानता है। वह चाहता है कि ध्रुव स्वामिनी चली जाए और ध्रुव स्वामिनी को शकराज ने इसलिए मांगा है क्योंकि रामगुप्त से विवाह होने के पूर्व ही ध्रुव स्वामिनी का उससे विवाह तय हुआ, परंतु ध्रुव स्वामिनी के पिता ने उसका विवाह शकराज से ना करा करके रामगुप्त से करा दिया है, इसलिए वह प्रतिशोध के लिए ध्रुव स्वामिनी की मांग कर रहा है। जब ध्रुव स्वामिनी के अनुनय विनय करने के बाद भी रामगुप्त नहीं मानता, वह उसे शकराज के शिविर में भेजना चाहता है, तो ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाती है। फिर चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहते हैं कि आपको हत्या करने की आवश्यकता नहीं, आप पहले हमें बताइए कि हुआ क्या है। फिर ध्रुव स्वामिनी सारी बातें उससे कहती है। चंद्रगुप्त बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह कहता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर शकों के शिविर में जाऊंगा, यदि मैं सफल हुआ तो ठीक है, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद आप लोग जो जैसा चाहें वैसा कीजिएगा। इस बात पर रामगुप्त स्वीकृति दे देता है और वह कहता है कि चंद्रगुप्त के साथ साथ ध्रुव स्वामिनी भी जाएगी, परंतु चंद्रगुप्त इससे क्रोधित हो जाता है और वह कहता है कि अगर उन्हें ही जाना पड़ा तो मेरे जाने का क्या फायदा, तब मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन रामगुप्त कहता है कि राजा की आज्ञा है, तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि हम दोनों का चलना निश्चित ही है, ठीक है, तो हम लोग दोनों जाएंगे, इसमें कोई विलंब नहीं होगी। ये सारी बातें होने के पश्चात चंद्रगुप्त वहां से चले जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। फिर रामगुप्त कहता है कि तुम ऐसा अभिनय क्यों कर रही हो, मुझे पता ही था कि तुम्हारे हृदय में चंद्रगुप्त के लिए कुछ तो है, वह आज साफ साफ पता चल गया। इन सब बातों से ध्रुव स्वामिनी क्रोधित हो जाती है और रामगुप्त को अपने कक्ष से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। उसके बाद रामगुप्त और शिखर स्वामी का वहां से प्रस्थान हो जाता है। उसके पश्चात ध्रुव स्वामिनी विचारों में लीन हो जाती है। तो चलिए अब हम उसके आगे के नाटक को पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुव स्वामिनी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैं तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी, कुमार या मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? तुमसे और मुझसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गहवासन में प्रवेश करने के समय
मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरे सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही ना देखे तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चुबक पकड़कर सकरुण देखती है। चंद्रगुप्त अध खुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उसका खेल चले। संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे। तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो। सूने तम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। पीड़ा के धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा। कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो क्षत के फूल वहाँ, बन व्यथा तमिश्रा के सारे। पद पद पर तांडव नर्तक हो, स्वर सप्तक हो वे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, को कांप रही भय चकित निशा। हो श्वेत धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल ना मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतारा हो। क्रंदन कंपन ना पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील कंठ की छाप लिए। विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान, अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। अर्थात यहीं पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का पहला अंक समाप्त होता है। इसके दूसरे अंक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि वे लोग शकराज के शिविर में चले जाते हैं और वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।